नमस्कार दोस्तों, ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम आज की चर्चा में। और आज के हमारे मेहमान हैं महिला अधिकारिता विभाग के डूंगरपुर सहायक निदेशक श्रीमती राजी मीणा साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय बहुत ही हम जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण को लेकर, और ये जो आपका विभाग है वो भी नारी सशक्तिकरण। आप सब जानते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ी कहानी है इसकी। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि महिला अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? महिला अधिकारिता विभाग ही जी पूरे भारत में राजस्थान में अलग से एक विभाग बनाया है। जी उसका प्रयोजन ये रहा था कि राजस्थान में शैक्षिक रूप से, जी शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक रूप से कहीं रीति रिवाज रूढ़िवादिता ऐसी रही है बहुत पुराने टाइम में। तो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं के लिए अलग से एक विभाग की उद्देश्य से बनाया गया महिला अधिकारिता, जी जिसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो और ऐसी स्कीम लाई जाए, इस तरह से महिलाओं को विकसित किया जाए, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनका जो राजनीतिक करियर है, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान हो, जी महिलाओं को उस लेवल तक पहुंचाया जा सके कि समानता का अधिकार सब जगह पहुंच सके। जी। अब वैसे तो आजकल महिला हो या पुरुष हो, सब समाज ही हैं, समान ही हम मानते हैं। लेकिन समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका का क्या महत्व है? समाज में इस तरह से समझिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी अगर एक तरफ अगर वो सही नहीं है, जी हेड और टेल होता है, जी तो वो खोटा सिक्का कहलाता है। जी ऐसे ही जैसे एक पक्षी है और दो पंख है, जी और एक पंख नहीं है तो कभी नहीं उड़ पाता है। जी तो हमारे देश की आधी आबादी अगर महिलाएं हैं जी और उसका अगर विकास नहीं हो पाता है, तो विकास है वो अधूरा रहेगा। कितना ही कोशिश कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, वह जो है वो संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। 100% जो चाहिए जी वो नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है जी कि इस आधी आबादी को भी समानता का अधिकार मिले जी और समानता का स्तर वास्तविक में प्राप्त हो। जी इसलिए ज़रूरी है कि महिला अधिकारिता विभाग है, जी उसके अलावा भी दूसरे विभाग है, वो हमेशा चाहते हैं कि महिलाएं हैं वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, आर्थिक रूप से हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक स्तर पे हो, सभी जगह उनको बराबर का अधिकार मिले और बराबर का हक मिले। जी। आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही चीज़ है, किस तरह से परिभाषित करेंगे? नहीं, देखो, विकास तो आर्थिक रूप से भी हो जाता है। आप जी देखते हैं अरब कंट्रीज में पैसे खूब हैं, जी उनका रहन सहन तो बढ़ गया, तो जी उसको आर्थिक रूप से तो विकसित है, जी लेकिन सामाजिक स्तर से उनका अभी भी वो नहीं है जी कि उनको अभी भी सामाजिक स्तर से समानता का अधिकार, न तो वोट देने का अधिकार है। ऐसे कुछ अभी भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे वोट का अधिकार तक महिलाओं को नहीं दिया हुआ है। बाकी दूसरे राजनीतिक पद हैं या जो दूसरे और पद हैं, जो क्षेत्र है, वहाँ पे अभी तक बराबर का हक है वो नहीं मिला। तो विकास होना अलग बात है, जी और उनका जो एम्पावरमेंट है, जी उनका उत्थान है, वो अलग बात है। जी तो उत्थान तो होता है, सर्वांगीण होता है। जी अगर उसका सशक्तिकरण हो रहा है तो सर्वांगीण है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, वह सामाजिक रूप से सशक्त हो और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त हो। तो सभी स्तर से अगर सशक्त होगी तब वो वास्तव में सशक्तिकरण होगा। आर्थिक विकास हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, आपका रहन सहन बदल जाएगा, उससे वास्तविक विकास नहीं होगा। जी। सर, महिलाओं की बात करें तो आज तकरीबन हर क्षेत्र में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, वो चाहे प्रशासन की बात हो, वो चाहे जनप्रतिनिधियों की बात हो, अब वो चाहे अंतरिक्ष की बात हो, और बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं कि हमसे काफ़ी आगे हैं। जैसे ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 ओलंपिक्स में अगर देखें तो हमारी जो इंडिया की जो ओलंपिक्स की जो लेडी हैं, उन्होंने काफ़ी स्थान बनाए। इसी तरह सुनीता विलियम्स को आप नहीं भूल सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एजुकेशन में भी आज एक से एक बढ़ के हैं। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो मिसेस गांधी को हम नहीं भूल सकते। ऐसे तो ये आप क्या समझते हैं कि देश की आज़ादी के बाद ये एकाएक जो अंतर आया है, जो महिलाएं कहना चाहिए कि विदिन 70 ईयर्स इतनी अच्छी जगह पर जो पहुंचे हैं, क्या कुछ समझते हैं इसके बारे में? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, विकास तो हुआ है, समाज का समाज में परिवर्तन हुआ है सोच में या? सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आया। जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि शिक्षा आएगी
जी तो जब तक आपके एक माहौल बनता है, एक परिवार पहली बार एक सशक्तिकरण का एक और बीड़ा उठाता है जी कि जैसे आपने एक मूवी देखी थी, वो आई थी हरियाणा की, जी जिसमें क्या नाम था उसका, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी छोरिया है, जी वो भी छोरों से कम थोड़ी है। जी जी तो उसमें आपने देखा कि एक परिवार दबंग ने दबंग आई थी। दबंग नहीं, उसका नाम था, हाँ, जो दोनों ओल्ड लेडी रहती हैं और शूटिंग वूटिंग नहीं करती हैं शूटिंग वाली तो अलग थी, वो सांड की आंख ऐसे कुछ नाम था, हाँ सांड लेकिन वो तो रेसलिंग की थी, कुश्ती वाली, हाँ वही दंगल दंगल। दंगल दंगल हाँ, दंगल तो दंगल जी दंगल में ये था, गीता फूकते हैं और वो हाँ जी फोगाट, जो और जी महावीर फोगाट है, महावीर फोगाट तो उनकी बेटियों को जब उसने कोशिश की, उसमें देखो वहां परंपरा आई जी कि उनके परिवार में लड़कियां ही हो गई। जी जी अब उसकी इच्छा थी कि मेरे जो गोल्ड मेडल नहीं ला पाया जी तो मेरा बेटा लाएगा। ये हमेशा एक परिवार की सोच रहती कि मैं ये नहीं कर पाया इसलिए मेरा बेटा करेगा, जी ये नहीं सोचता है कि बेटियां भी कर सकती है। जी तो उस सोच को बदलाव के लिए किसी न किसी परिवार ने यह बीड़ा उठाया। जी एक परिवार उठाता है तो उन्होंने कह दिया कि भी नहीं, मेरी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, तो मैं ये काम करेगी, और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक जो अवरोध थे उनको पार किया, सोच भी लोगों की थी उसको बदला, और उन बदलाव से लोगों ने देखा और फिर उन्होंने भी परिवर्तन किया। तो पहले एक दो एग्जाम्पल बनते हैं, कुछ परिवार है वो थोड़ा सा जागरूक भी होते हैं जी और उसके साथ साथ थोड़ा मजबूती से डिसीजन लेते हैं और उस बदलाव के एक वो मसीहा बनते हैं, और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव होता है। जी जब तक नजरिया नहीं बदलता है तब तक आप कितने ही प्रयास कर लो, वो एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। तो नजरिया, सोच, उनके विचार वो बदलते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ बदलता है। एक आपने देखा होगा 60 के दशक में जब आप पढ़े होंगे, जी तब स्कूल में बच्चियों की संख्या गिनी होती बिल्कुल, थी, ये बात और मैं वो आपसे भी कहना ही चाह रहा था अभी। प्राइमरी एजुकेशन तक ही होती थी। जी गांव जी में अगर प्राथमिक पाठशाला है 5वीं तक की है तो वो 5वीं तक पढ़ेगी, उसके बाद बंद। बंद हुई है। उसके बाद अगली जो है एलिमेंट्री से ऊपर जो हायर एजुकेशन है वो नहीं ले पाती। जी यह शहर के जो एजुकेशन थे, जैसे अपने डूंगरपुर में जी महारानी जो देवेंद्र जी थी, कुंवर का जो कुंवर स्कूल है जी थी, जी उन्होंने एक प्रयास किया था कि उस जमाने में जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, जी तब प्रयास किया था कि नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनको शिक्षा के लिए बढ़ावा देना चाहिए। वो खुद शिक्षित थे, उन्होंने ये प्रयास किया था और आज एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन गई। उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल आज भी है, यथावत है, और उसके साथ साथ उस प्रयास के परिणाम ही हर जगह पर शिक्षा के लिए बालिकाओं को उतना ही प्रोत्साहन मिला। तो प्रयास एक बार जरूरी है, और उस प्रयास से ही धीरे धीरे लोगों के जो विचार है उसमें बदलाव आता है। विचारों के बदलाव से ही पूरी क्रांति आती है, क्रांति आएगी तभी बदलाव हो पाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय मेरी क्लास में 1 या 2 छात्राएं हुआ करती थी, और ख़ास करके जनजाति में तो कोई दिखता ही नहीं था बिल्कुल। लेकिन आज बिल्कुल परिक्षेप बिल्कुल अलग है। जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ों से बहुत सारी बच्चियाँ नीचे आ रही हैं एक अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में। बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब जनजाति में आज आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो भी बहुत सारी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ की जनजाति की बेटियाँ हैं। कॉलेज में जाओ तो बहुत सारी जो लेक्चरर्स हैं वो जनजाति की बेटियाँ हैं। जनप्रतिनिधियों में बहुत सारी हैं। तो ये जो क्योंकि शायद मुझे पता नहीं कि आप इस हमारे क्षेत्र में कितने साल से काम कर रहे हो, लेकिन ये जो जनजाति में चेंज आया, हमारा एक वैसे प्रोग्राम भी है ट्राइबल शो करके, उसके लिए मैं कभी आपको और आमंत्रित करूँगा। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे जो चेंज आया खास करके जनजाति की छात्राओं में या महिलाओं में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की दृष्टि से अभी जो है जनजातीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जी कभी हम जानते थे, जब हम भी छोटे रहे होंगे, आपके टाइम में तो और भी जाना, जी कि जो गांव में नर्सिंग स्टाफ हुआ करता था वो सारे केरल के केरला आते के थे। होते थे, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आए तो वो सीकर झुंझुनू के आने लगे। जी अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे यहाँ के लोग ही बाहर जाके सर्विस दे रहे हैं। जी मतलब उस शिक्षा में बदलाव आया, जी लोगों की सोच में बदलाव आया, लोगों ने माना कि नहीं, ये बेटियां भी तो उतनी ही हक की भागीदारी की उसकी है, उसको अधिकार है, जी तो उनको दिया और उसको उन्होंने परिपूर्ण किया जी कि नहीं, हमें जब ये मौका मिला है तो उसको हम पूरा करेंगे। तो उन्होंने शिक्षा ली, शिक्षा के बाद सेवा के क्षेत्र में आए, वो राजनीति हो या फिर सेवा का क्षेत्र हो, सर्विस सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सब जगह उन्होंने अपनी डंका बजाया है। जी बिल्कुल। अभी एक लेटेस्ट उदाहरण में देखो, आज का अखबार आपने देखा होगा कि 5 हमारे यहाँ के बच्चे वो कराटे में गए, उसमें से 4 बच्चियां हैं और 4 में से शायद 3 हैं वो एसटी से जनजाति थे। तो चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज के बारे में तो आपने ही बताया कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो अच्छे अच्छे पद पे हैं। बहुत पहले ज़माने में, पहले ज़माना नहीं कह सकते, कुछ सालों पहले हमारे यहाँ की सुंदर देवी कोटेड जो कि प्रधान थी, वो नेशनल लेवल तक एथलेटिक्स में हमारा प्रतिनिधित्व कर, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे खास करके जनजाति में काफ़ी विकास हुआ। इसी परिक्षेप को
आप हमारे राजस्थान के लिए किस तरह से परिभाषित करें, क्योंकि आप खुद मारवाड़ के क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पे भी परंपराएं और जो कहना चाहिए कि पुरानी चीज़ें काफ़ी हैं मारवाड़ में, तो वहाँ पे किस तरह का हमारे पूरे ऑल ओवर राजस्थान पे कितना बदलाव है महिलाओं की शिक्षा को लेकर? देखो, राजस्थान का गौरवमय इतिहास रहा है। जी यहाँ परंपराएं रही है, कुछ रूढ़ियाँ भी आ गई, जी उसके साथ साथ हमेशा होता ही है। जी अब पितृसत्तात्मक रही होगी सत्ता कभी, जी तो उससे धीरे धीरे उसको बदलाव एकदम से नहीं होता है। जी तो जो संस्कार हैं, जी वो संस्कार भी जीवित रहे और हमें आगे भी बढ़ना है। जी तो उन दोनों का मेल जोल करते हुए अभी बढ़ रहे हैं। जी अभी जो है वो शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, जी और परिवार जो है सामूहिक, सामूहिक परिवार है, जी उसके साथ साथ एकल परिवार भी अब हो गए। जब सर्विस सेक्टर में आए तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जी सेवा क्षेत्र में आ गए, सर्विस है या किसी बिजनेस पर्पज से अगर वो गए तो वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक परिवार सिंगल हो गया। पहले जो है वो सामूहिक परिवार होते थे, बड़ा बड़ा परिवार होता था, लंबा चौड़ा होता था, उसमें जिम्मेदारियां खूब होती थी, लेकिन उसमें सीमित थी। जिम्मेदारियां खूब थी, लेकिन उसके विकास के जो द्वार थे वो सीमित थे। उसके बाद धीरे धीरे सोच में विकास हुआ, लोगों को बदलाव आया। अब वो संस्कृति तो बनाए के रखे और एजुकेशन भी ले लिया, और वो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे। वो एक स्कूल में टीचर की तरह काम करे, हॉस्पिटल में डॉक्टर की तरह है, सेवा के क्षेत्र में वो अधिकारी है, लेकिन घर जाके फिर से वो एक नारी बन जाती है। वो काम से आकर भी काम करती है, तो कितनी उसके पास जिम्मेदारियां होती है। उसके बाद भी आप चेतेंगे, देखेंगे कि इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, बदलाव आया है, लेकिन 100% अभी भी नहीं पहुंचे। तो बदलाव तो आया है, लोगों को पता भी चल गया है कि इस तरह से हम समानता का अधिकार दे रहे हैं। कुछ कानूनी अधिकार भी आ गए अब, जिससे संपत्ति का अधिकार था, कुछ और उनको प्रोटेक्शन के बहुत सारे अधिकार आए। फिर भी हम देखते हैं कि उसको अभी भी कुछ प्रोटेक्शन की, कुछ और उसकी सहायता की आवश्यकता है, जिसको हम 100% कर सके, 100% ये लगे कि हाँ बिल्कुल ये स्वस्थ, संपूर्ण और सशक्त महिला है। उसके लिए थोड़ा समय और लगेगा। एक जो क्रांति होती है उसका एक टाइम होता है कि धीरे धीरे फिर वो फुलफिल, एक अपग्रेड चलती है, फिर वो एकदम पैरेलल आ जाती है कि बिल्कुल हाँ अब एकदम समानता का अधिकार। तो हर एक डेवलपमेंट में यही एक नियम होता है कि डेवलपमेंट के लिए समय मांगता है, और समय है वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। एक पुराने समय से हमें, अगर हम बचपन से देखें और अब तक देख लें, तो हमारे ही जीवन में हम देखते हैं कि इस 30-40 साल के जो मेरा अनुभव है, उसमें हमने खूब सारे बदलाव देखे। जो लोग देखते थे कि बच्चों को कुछ भी अधिकार नहीं माना जाता था, कि एक बिल्कुल एक हाशिए पे मानी जाती थी, अब हम देखते हैं कि नहीं, अब तो हर जगह आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उससे कई जगह तो ऐसे है कि वो उत्कृष्ट कार्य करती है, पुरुष से भी ज्यादा बढ़कर हो जाती है। तो अब जो है वो एक क्रांति की तरह शुरुआत हो चुकी है। जो संक्रमण काल था उससे एबो आ गई है। जो ट्रांजिट होती है, टाइम पीरियड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, फिर एक लेवल आता है, फिर अगला लेवल आता है, तो वो लेवल से उस ट्रांजिट संक्रमण काल से आगे बढ़ गई। अब जो है वो ज्यादा अच्छा, बेहतर होगा। इसी क्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, और इस क्रम में भी पूछना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार भी काफ़ी कर रही है, केंद्र सरकार भी, कई जो सरकारी योजनाएं भी चल रही है, लेकिन आज भी हम यहाँ देखते हैं, खास करके हमारे क्षेत्र में और जनजाति या कोई भी हमारी जो महिलाएं बच्चियाँ होती हैं, शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, और अभी भी कुपोषण का जो एक है वो अभी तक निकल नहीं पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिश, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ बहुत सारी कॉलेज और उसमें जो बच्चियाँ होती बड़ी ऐसा लगती है जैसे अभी भी कहीं स्कूल में 8वीं-10वीं में पढ़ रही हूँ। तो ये जो कुपोषण है उसके बारे में सरकार की क्या कुछ योजनाएं चल रही? कुपोषण के लिए देखिए, बचपन से यानी कि जन्म से ही मातृत्व पोषण के लिए आंगनबाड़ी में स्कीम चलती है कि उनको पोषण के लिए पोषक एडिड जो होते हैं, उसमें मिनरल्स है, विटामिन है, वो फोर्टिफाइड जो आटा है या न्यूट्रिशन वाला जो है पोषक तत्व मिलते हैं। उसके साथ ही उसका टीकाकरण करवाते हैं, ताकि वो भविष्य में जब भी हो तो देश के लिए बोझ न बने, वो एक प्रगतिशील सशक्त नारी बने। तो उसके लिए टीकाकरण होता है, उनका जो पोषण के लिए आंगनबाड़ी तक होता है। उसके बाद में क्या होता है कि हम बीच में देखते हैं कि परिवार की जो रहन सहन है और वहाँ का जो कल्चर है, उसमें देखते हैं कि वो जो फास्ट फूड के जो पैकेट आते हैं उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं, और अभी भी गाँव में भेदभाव थोड़ा बहुत है, जिसकी वजह से बेटे और बेटियों में डिफरेंस होता है कि खान पान में ही वहाँ पे विभक्तिकरण आ जाता है कि वो बेटों के लिए अलग है और बेटियों के लिए कुछ उनका जो होता है स्वभाव भी होता है, कुछ उनकी सहन क्षमता है, और कुछ जो कहते हैं उसको, वो परिवार को लेके चलती है, इसलिए वो उसको
सहन कर लेती नहीं कि ये भैया खाएंगे, पिताजी खाएंगे, ये खाएंगे, और वो सब जैसे माँ होती है वो सबके लिए तो खाना रख लिए, खुद के नहीं रखती, जी। बस जाता तो ठीक है, नहीं है तो जिससे है उससे चला लेती है। जी। तो उससे क्या होता है कि वो खुद नहीं है, जी। जबकि ये होता है कि गाड़ी का इंजन ही वही है, जी। अगर उसी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। जी। तो उसमें वो क्या है कि वो थोड़ा सा समझौता कर लेती है। जी। और उस वजह से अभी भी देखिए जो कल्चर है, बच्चे जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो एक माँ की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है कि सबको पोषण की आवश्यकता है तो सबको बराबर मिले और वहाँ से ही ध्यान दे। हमारे समाज में अभी ये समस्या आ रही है कि वो प्रॉपर है, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कि हमारी जो कल्चर में जो पुरानी जो आदत थी कि भाई सुबह नाश्ता है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, इस तरह से खाना है, उसकी जगह अब जो है वो चेंजेज आ गए और जो फास्ट फूड के पैकेट्स आने लगे, उनकी खाने की वजह से वो पोषक तत्व उनको बच्चों को नहीं मिलते। अब थोड़ा सा हम सामाजिक, हम क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए, पुरुष क्या कर रहे हैं? हाँ पुरुषों की जिम्मेदारी है। देखो सबसे पहला है कि अब बहुत कुछ बदलाव आया है। जी। हर पुरुष ये सोचता है कि उसके बेटे और बेटियां समान है। जी। पिता का हमेशा लगाव बेटियों के प्रति विशेष होता है, भले माँ का हो न हो, माँ का समान होता है कि बेटे बेटी समान है, लेकिन पुरुष का हमेशा बेटी के प्रति एक विशेष लगाव होता है और हमेशा उसको उसके जो नाज है, नखरे, उसको उठाता है और ये देखते हैं कि उसको विशेष दर्जा देते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कई बार हम देखते हैं समाज में कि शादी के बाद उसके जो है चेंजेस, एक महिला को ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब वो पीहर में होती है तो उसको कहते हैं पराया धन है, और ससुराल जाती है तब भी कहते हैं ये तो पराई है। तो वो है किसकी? उसकी एक ऐसी विडंबना बना दी कि वो महिला ही महिला की ज्यादा, कई बार हम देखते हैं कि उसकी जो सबसे ज्यादा उसको प्रताड़ित किया जाता है, पीहर में होती है तो भी वहाँ कॉम्पिटिशन सिस्टर का किसी न किसी परिवार के सदस्य का होता है, उसके बाद जब ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी वो परिवार के सदस्यों से ही कुंठित होती है। उसको पुरुषों से जितना प्रताड़ित नहीं किया जाता है, उससे ज़्यादा वो प्रताड़ित होती है महिलाओं से, और मोटिवेट भी करने वाले भी यही होते हैं। जी। मीडिया की कितनी भूमिका रहती है, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मीडिया की तरफ से काफ़ी चीज़ें हो रही है, लेकिन आप चूँकि एक अधिकारी के पद पे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया देखो जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी तरह मीडिया जागरूकता का बहुत बड़ा पहल है। जैसे अखबारों में या जो भी है, प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़ के अकॉर्डिंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, वहाँ हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी से बिकता है तो उसका ऐड आता है और ऐड लोगों की सोच बदलता है कि इसमें ये है, और इसे तो लोगों का सोच का है, नजरिया है बदला। तो जो ऐड आते हैं आप देखेंगे ज़्यादातर उसमें महिलाएं होती है या बालिकाएं होती है या फिर परिवार से संबंधित होता है। लोगों में सकारात्मक सोच का विकास मीडिया ने बहुत कुछ अच्छी तरह से किया है। आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर होगा कि परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है या किस तरह से उसको और डेवलप किया जाता है। तो मीडिया का बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है कि लोगों के विचार और जो सकारात्मक सोच है महिलाओं के और बालिकाओं के प्रति, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और भविष्य में और ज़्यादा होने की संभावना है। अब खास मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को। देखो योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन हम देखते हैं कि उस सबसे अंतिम पंक्ति में जो बैठा है उस तक योजना का लाभ पहुंच सके, तो उसका प्रयास किया जाता है कि फील्ड लेवल पे, ग्राम स्तर पे हमारे डिपार्टमेंट में सहायक निदेशक होता है, जिला स्तर पे या उप निदेशक होता है, उसके बाद में एक संरक्षण अधिकारी, उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे एक सुपरवाइजर होती है और उसके नीचे हर ग्राम पंचायत पे एक साथीन पोस्ट होती है। तो उनका मूल साथीन, यही उसका पोस्ट का नाम ही इसलिए रखा था कि जो महिलाएं हैं गांव में या बालिका है, उसको साथी मित्र की तरह व्यवहार करे और जो विभाग के अलावा भी किसी विभाग की योजना है वो उस महिला या बालिका तक पहुंच सके। जैसे शिक्षा से संबंधित हो, पोषण से संबंधित हो, उसको छात्रवृत्ति से संबंधित हो, अलग और दूसरी योजनाएं हैं जो परिवार से संबंधित है, उसके परिवार से संबंधित, उसकी जानकारी देना। तो सशक्तिकरण के लिए हमने उन महिलाओं से साथ साथ उसको परिवार को भी जोड़ लेते और सारी योजनाएं उस महिला के जो गांव की अंतिम पंक्ति तक बैठी हुई महिला है उस तक पहुंचे, उसका प्रयास किया जाता है। विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की योजना है, 2012 से जब लागू किया था इसको, तो उसमें ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसका जो उद्देश्य यही था कि लोगों के
सोच में बदलाव आए, लोगों की सोच है बालिकाओं के प्रति सकारात्मक हो, पॉजिटिव सोचे कि वो शिक्षा प्राप्त कर रही है या किसी और क्षेत्र में है, वो किसी भी क्षेत्र में है, उसमें उसका बदलाव का नज़रिया बदले कि नहीं बिल्कुल ये भी सक्षम है और ये भी उस लेवल तक जाएगी और ये भी सेवाएं जो दे रही है किसी भी क्षेत्र में हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो या आर्मी हो। आज हम देखते हैं कि रिसर्च के वैज्ञानिक है उसमें भी देखेंगे आप कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारिता विशेष रूप से बढ़ गई है और वो विशेष प्रयास कर रही है, विशेष कार्य करके अपनी जो उपस्थिति है, अपनी प्रेजेंट है वो फुलफिल कर रही, बता रही है कि हाँ नहीं मैं हूँ और मेरा ये काम है और मैं इसको परिपूर्ण कर रही हूँ। और उससे लोगों को बदलाव देखो, एक जब एक आगे बढ़ता है तो उसको देख के 10 जने और मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो इसी तरह से बढ़ रहा है कि प्रयास जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम बन रहे हैं, स्कीम का प्रयास होता है कि लोगों में जागरूकता फैले और जो भी उसका लाभ है वो उस लास्ट स्तर तक पहुंच सके और उससे उन परिवारों को लाभ मिले और उसको देख के दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। जी। और कौन कौन सी योजनाएं? बेटी बचाओ ये तो शायद केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की। अभी राज्य सरकार ने पिछले साल जो पहले चलती थी स्कीम थी उसको बदल दिया नाम, अब उसका नाम दे दिया लाडो प्रोत्साहन योजना। तो उसमें यह है कि बच्ची के जन्म से लेके वो जो 21 साल की हो जाए, जब वो बालिग हो जाए और उसकी कॉलेज शिक्षा हो जाए, स्कूल शिक्षा हो जाए, तो अलग अलग स्तर पे उसको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए वो अलग अलग छात्रवृत्ति की तरह उसको पैसे मिलते हैं। तो टोटल जो है उसको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। अच्छा। तो अलग 7 किस्तों में उसको अलग अलग, जैसे वो जन्म लेती है तब उसको 2.5 है, उसके बाद फिर प्रथम टीकाकरण होता है उसके 2.5 होती है, उसके बाद फिर आगे जो है टीकाकरण के बाद में फिर उसका जो प्राइमरी एजुकेशन में वो प्रथम कक्षा में उसका एडमिशन होता है तब उसको है, फिर 6ठी क्लास पास होती है, फिर 10वीं, फिर 12वीं और 12वीं के बाद में जब वो कॉलेज शिक्षा पूर्ण करके 21 साल की एज पूरी कर लेती है तब उसको 1 लाख का है। तो टोटल मिला के इस तरह से जो पहले 50,000 मिलते थे फिर उसको बढ़ा के 1 लाख किया, अब उसको 1.5 लाख कर दिया। तो लोगों के दिमाग में ये था, पहले ये था कि लड़कियां बोझ है, वो बोझ न समझे और उसके उस पैसों से उसको जो आर्थिक रूप से समस्याएं आ रही थी पढ़ने के लिए या शिक्षा के अलावा भी और भी जो काम है उसके लिए जो उसको बाधाएं थी उसको दूर हो सके और लोगों में एक पॉजिटिव नज़रिया है कि नहीं बालिका है तो ये सक्षम है और ये बहुत आगे जाएगी और उसको शिक्षा हो जाए, उसको शिक्षा मिल सके। बाल विवाह जो होते हैं उसकी रोकथाम हो सके कि भी 21 साल तक होगी तब तक उसको पैसे मिलेंगे और उसके आधार पे उसको ये होगा कि भी इसके बाद ही उसकी विवाह किया जाए। और उसके अलावा जो बालिकाओं की जो जन्म दर है वो कम हो रही थी तो उससे बढ़ावा मिलेगा कि उसकी जन्म दर है बालिकाओं की वो बड़ी हो। लिंगानुपात जो अभी बहुत ज़्यादा गैप आ गया था तो उसको धीरे धीरे फुलफिल किया जाए, उसको बराबर लिया जाए, पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात है वो बराबर हो जाएगा। तो ये इसका जो है बहुत भावी जो है भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अभी जो चल रही है तो ये स्कीम जैसे जैसे बालिकाएं बड़ी होगी वैसे वैसे उसको लाभ मिलेंगे और लाभ मिलने से उसको शिक्षा पूर्ण होगी और वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती है उस क्षेत्र में जाएगी और वो सशक्त समाज का निर्माण करेगी। जी, ये वर्ग विशेष के लिए या सबके लिए? सबके लिए। जी जी। ये इसमें किसी कैटेगरी का नहीं है। पहले इसमें ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मिलता था। अच्छा। अब इसमें जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड स्कूल और हॉस्पिटल है, अगर जन्म उसको गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट से जो अनुबंधित है हॉस्पिटल है उनमें अगर इसका जन्म होता है तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो RGSS है या जो भी शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग उनमें रजिस्टर है तो वहाँ अगर जन्म लेती तो उसको भी मान्यता मिल गई तो वहाँ से उसको स्कीम स्टार्ट हो जाती। और गवर्नमेंट स्कूल का ये था कि पहले जो है वो पहली से जैसे ही प्राइवेट स्कूल में जाती तो उसको स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। अब ये कर दिया कि जो राजस्थान सरकार द्वारा या मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल है उसमें अगर वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कोई भी स्कूल है उसमें अगर वो एडमिशन लेती है तो उसको लाभ मिल जाए। तो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला जो क्राइटेरिया था उसको अब कॉमन कर दिया कि किसी भी हॉस्पिटल में जन्म ले और किसी भी स्कूल में पढ़े उसको वो जो अनुदान है वो पूरा मिलेगा। जी। अभी अगर ये आपने थोड़ी शिक्षा की बात की, उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य में ऐसी कोई योजना है? स्वास्थ्य में ICDS में चलती है जी। जैसे ही बालिका जन्म लेती है तो उसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना और एक मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना है। तो उसमें जन्म के समय ही जब दात्री है तभी उसको पोषण की आवश्यकता होती है। तो उस माँ को जब पोषण मिलेगा तभी उस संतान को मिल पाएगा।
तो उसके लिए है। अब इसमें विशेष प्रयास ये किया गया है कि अगर बालिका का जन्म होता है तो उसको विशेष प्रोत्साहन राशि और दी जाती है। जी तो विशेष प्रोत्साहन राशि होगी तो एक जो समाज में है बालिका के जन्म के बाद जो प्रभाव पड़ता था उसको कम किया जाएगा कि विशेष साथ उसको प्रोत्साहन मिलेगा और उसका पोषण है, उसका टीकाकरण है, वो पूरा हो सकेगा और एक सशक्त और स्वस्थ बालिका है वो देश के विकास में भागीदार बनेगी। जी। अभी बहुत दिनों से तो शादियां बंद थी, लेकिन 2-3 दिन से वापस शायद 2 या 3 फरवरी से शुरू होने वाली है। ये बात मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाल विवाह को लेकर कुछ समय पहले मुझे याद है कि चित्तौड़ साइड में ये काफ़ी होती थी शादी, अभी तो शायद पता नहीं कितना भिलवाड़ा और उधर। हमारे यहाँ पर क्या स्थिति है और इसके बारे में सरकार की क्या कुछ योजना है, क्या चीज़ें क्रियान्वित हो रही हैं आपके डिपार्टमेंट की ओर से? एक जो है वो बीपीएल परिवारों के लिए समाज कल्याण की स्कीम है जी, जिसमें कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है जी, और हमारे विभाग में एक है सामूहिक विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना है। तो उसमें इन दोनों की स्कीम का यही है कि अगर कोई सामूहिक विवाह में करके अगर किसी समाज या किसी संस्था द्वारा सामूहिक विवाह कराया जाता है जी, और उसमें उसका विवाह होता है तो एक तो ये होता है कि उसमें चेक होती है जी, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बालिग है कि नहीं है, 18 से ऊपर लड़की की है और लड़के की 21 से ऊपर है या नहीं है, वो कंफर्म किया जाता है। उसकी मार्कशीट या जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बाद में उसको ऑथेंटिक किया जाता है और दूसरा उस बालिका को अनुदान मिलता है कि अगर उसके सामूहिक विवाह में उसका विवाह होता है, संस्था या उसकी सामाजिक संस्था हो या कोई भी संस्था हो, एनजीओ हो, तो वो अगर इसे 10 या 10 से अधिक जोड़ों का विवाह करवाया जाता है तो उसमें बालिका को 21,000 तक की अनुदान राशि मिलती है और 4,000 रुपये संस्था को मिलती है प्रति जोड़े के हिसाब से। तो अगर पहले ही अगर जैसे 10 या 10 से अधिक जोड़ों का है तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है एसएसओ के माध्यम से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है संस्था के द्वारा। संस्था रजिस्ट्रेशन करती है और वो जितने जोड़े हैं 10 से उन 10 से या 10-20 भी हो सकते हैं, 25-100 तक हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, उनका वो नाम और पंजीकरण जो भी है ऑनलाइन भेजेंगे, हम वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद में उसको यहाँ से जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो अनुमति प्रदान होती है कि भाई आप सामूहिक विवाह के लिए जो नॉर्म्स है वो अगर आप पूरे करते हो तो आपको अनुमति मिलती है। अनुमति के बाद में उसका विवाह जो भी है वो रीति रिवाज से जिस भी समाज का है उस रीति रिवाज से हो जाता है। उसके बाद में उसके खाते में 2 किस्तों में वैसे तो होता है कि प्रथम किस्त 18,000 और फिर बाद में 7,000 देते हैं। तो उस तरह से उसको ब्रेक ले 21,000 रुपये। जी, एक छोटा जी हाँ दोस्तों, एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर और सर से मैंने अलग अलग सामाजिक पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम विषयों पे बात की। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। कुछ और योजना है, शायद लाडो योजना है और आत्मनिर्भर, एक तो आप अधिकारी के तौर पर एक आत्मनिर्भर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत, महिला कितनी आत्मनिर्भर हो चुकी है अभी और उसके सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की ओर से और कौन सी योजनाएं हैं? महिलाएं जो आत्मनिर्भर बहुत सारे देखो आप देखेंगे तो जैसे राजविका में स्वयं सहायता समूह चलते तो उनको आप देखेंगे तो वो सशक्त होगी, मतलब वो सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी वो सशक्त हो रही। तो इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक स्कीम बनाई है जी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। जी, भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आपने नौकरियां भी बहुत सारी ले ली, उसके अलावा आपने खेती और घर पे पशुपालन वाला भी काम कर लिया, तो अब जो है वो उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारिता बढ़े, उसके लिए ये किया गया कि ये स्कीम लाई गई मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें कोई भी महिला है जो 18 वर्ष से ऊपर है तो वो जो है वो ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से, राजस्थान सरकार का एसएसओ पोर्टल है उसके माध्यम से आवेदन कर सकती है और वो 0 से लगा के 1 करोड़ तक का लोन ले सकती है। उसमें यह है कि 10 लाख तक का जो लोन होता है उसमें मार्जिन मनी 5% खुद की लगानी होती, वो भी वापस उसको उस बिजनेस में या जो भी उद्यम है गृह उद्योग के लिए भी कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, जो भी है, जो भी आपके घर पे आप उद्योग कर सकते हैं, पशुपालन, कृषि है, आपके उद्योग में अलग अलग जैसे किराना के स्टोर है, आपके साड़ी है या और किसी सिलाई की मशीन से संबंधित है, जो भी महिलाएं
अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहती है, उसको लगाना चाहती है, तो वो 10 लाख तक ग्रुप के लिए या सिंगल लेडी के लिए भी? सिंगल भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी ग्रुप के लिए 50 लाख तक का डिमांड कर सकते हैं, 1 करोड़ तक का कर सकते हैं जी। तो लेकिन हम मोस्टली अपने यहाँ छोटे छोटे उद्यम ही स्थापित करते हैं, तो वो 10 लाख तक है, उसमें 5% मार्जिन मनी है, 10 से ऊपर जो है वो 10% मार्जिन मनी लगानी पड़ती है, मतलब खुद का है लगाना पड़ेगा, ताकि एहसास हो कि हाँ नहीं मुझे भी इसका इंटरेस्ट है और मैं उसमें, तो उसमें सब्सिडी है। अगर कोई भी महिला जी जो कैटेगरी में है, एसटी है, एससी है, दिव्यांग है या परित्यक्ता या विधवा है, जी, इनके लिए 30% सब्सिडी का अनुदान का प्रावधान है कि वो जो है इन महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिया गया, और बाकी अन्य जो भी महिला हैं उनको 25% अनुदान दिया जाता है, ऋण अनुदान ही होती है, सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो है वो जैसे ही आवेदन करते हैं वो फॉर्म कार्यालय में आता है, वहाँ से चेक किया जाता है, वो मूल निवास उसका राजस्थान का होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की स्कीम है तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और उसके बाद उसकी बाकी जो कैटेगरी है उसको न्यूट्रलाइज किया गया कि गांव की महिला है, उसके पास ऐसी कोई विशेष डिग्रियां नहीं होगी कि वो कर पाएगी ऐसा कुछ, तो सबके लिए समानता का रखते हुए कि अगर छोटा उद्यम भी उत्पन्न करना सकती है, वो स्थापित करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो उसके लिए ये किया गया कि वो 50,000 भी ले सकती है, उसमें कोई मार्जिन मनी नहीं लगता है, 0 से 50,000 तक लोन ले सकती है, बैंक से जो भी उसकी सब्सिडी होगी वो उसको मिलेगी। फिर 51,000 से लगा के 10 लाख तक के लिए 5% मार्जिन मनी है, और उससे ऊपर जो है 10% है। 10 लाख के लिए आपको न तो हमारे कोई कमेटी जाता है, वो सिर्फ सहायक निदेशक महिला अधिकारिता जो है उनके लेवल से ही उसके डिसीजन पावर होते हैं कि वो उसको बैंक को फॉरवर्ड कर दे, और बैंक जो है वो उसकी सिबिल है या क्रेडिट स्कोर है उसके आधार पर उसको ऋण देता है। ऋण देने के बाद में फिर एक ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है जी। तो बैंक वो वापस सब्सिडी के लिए, अनुदान के लिए वापस फॉरवर्ड करता है और हम उसको फिर अनुदान रिलीज करते। वो अनुदान जो दिया गया है वो बैंक के ट्रांजेक्ट अकाउंट में 3 साल के लिए जमा रहता है। जैसे अगर 10 लाख किसी ने लोन लिया तो अगर वो कैटेगरी वाली है तो उसको 3 लाख का सब्सिडी मिलेगी। 3 लाख जो है वो बैंक के ट्रांजेक्ट अकाउंट में रहेगा, तो उसका न तो ब्याज देना है न ही उसको लेना है, न तो बैंक उस महिला से, उद्यमी जो भी है उससे ब्याज लेगी और न ही बैंक को उस महिला को देना है। तो दोनों तरफ से मतलब न तो उसको ब्याज देना, वो 3 लाख में वो एक न्यूट्रल अमाउंट हो जाता है, वो रहता है बैंक में। अब इसमें ये होता है कि अब 10 लाख अगर लोन लिया था, 3 लाख सब्सिडी मिल गई, तो पीछे रहा 7 लाख जी। 7 लाख पे ही उसके ब्याज देना है। अच्छा, 3 साल हो जाते हैं, उसके बाद एक विजिट होती है कि उसने जो पैसे अनुदान दिया गया उसका वास्तविक उपयोग किया, यानी कि विजिट हो जाती है। उसके बाद में बैंक से और एक हमारे अधिकारी जाके विजिट कर लेते, उसके बाद में उस पैसों को हाँ उस पर देख लेते कि हाँ वास्तविक में सही इसका उपयोग किया है, तो एक रिपोर्ट बना के वो ऑनलाइन सबमिट करते, और उसके बाद बैंक जो है उस जो सब्सिडी वाली जो अमाउंट दिया था, अनुदान जो दिया गया था, वो उसके मूल बैलेंस में से माइनस कर देता है। जैसे अगर उसने 10 का लिया था और उसका कुछ 3 साल में जमा कर दिया, उसके पास 8 लाख हो गए, तो अब वो बचा हुआ जो है वो 8 लाख में से 3 लाख माइनस हो गए, तो 5 लाख ही शेष रहेंगे, उसको वही उसको फुल करना है। तो डबल हो गया, एक तो इंटरेस्ट सब्सिडी 3 लाख पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ा, या 2.5 लाख जो भी है, 25% है तो 2.5 लाख हो जाता है 10 लाख का, और उसका जो है वो 3 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ा, प्लस ये है कि बाद में उसके मूल में से भी माइनस हो जाती है, तो 2 तरफ से उसको लाभ हो जाता है। तो 3 साल इसीलिए रखे गए कि ताकि वो उद्यम जो भी लगाए वो सब्सिडी तभी दी जाए ताकि वो उसको स्टेबल बना सके, उसको लगातार चला सके, और वो जैसे ही उसको सब्सिडी मिल जाए तो उसके बाद फिर वो उसको लगता है कि नहीं मैं सही है, सरकार से अनुदान मिला है, मुझे प्रोत्साहन मिला है, तो मैं उस बिजनेस को आगे बढ़ाऊं और आर्थिक रूप से सक्षम बने। महिला सक्षम होगी तो पूरा परिवार सक्षम होगा जी। और सक्षम अगर महिला और परिवार होगा तो समाज, और समाज से फिर पूरा देश विकास होगा जी। एक होता नहीं कि सरकारी नौकरी है, आपकी भी सरकारी नौकरी एक पेशा होता है, जैसे डॉक्टर हैं, उसके बाद बाल विकास प्रभाग है या फिर समाज कल्याण विभाग है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक सेवा करने का भी मौका मिलता है, और चूंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी, तो आपके कैसे अनुभव रहे? इसके साथ एक और प्रश्न जोड़ूंगा। हमारे यहाँ की, हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है वो जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है? आपका पिछले कुछ सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं,
तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने आपको पूछे। देखो सेवा का क्षेत्र है तो सेवा तो देखो कभी संवेदनशीलता कोई अच्छा के साथ- अनुभव रहा, मतलब किसी को आपने अपने हेल्प की हो और वो उसके लिए काफ़ी नहीं, हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जी जिनके हमने बहुत सहयोग किया। जी ये तो है ही है, हमारे सेंटर भी चलते हैं, जी तो एक वन स्टॉप सेंटर चलता है जी जी जो केंद्र सखी है, सरकार का- सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप। हाँ, तो उसको सखी इसीलिए कहा गया कि वो महिलाओं की एक सखी की तरह जी ट्रीट करे जी और उनके सहयोग कर सके। जी तो सखी वन स्टॉप सेंटर पे जब भी महिला हिंसा से पीड़ित है, घरेलू हिंसा से, जी जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि पियर और ससुराल में उसका कोई नहीं रहता है, जी तब वो सखी वन स्टॉप पे आती है। अच्छा तो उसकी काउंसलिंग की जाती है। कई बार परिवार में भी हस्बैंड वाइफ के या परिवार में और कहीं झगड़े हो जाते हैं जी और वो झगड़े पुलिस थाने तक न जाए। जी जी पुलिस थाने जाते तो एफआईआर दर्ज होती, तो मामले जो सुलझने वाले थे, जो बातचीत से सुलझ सकते थे, वो टूट के बिखर जाते। बिखर जाते हैं। और उस टूटने से उस पति और पत्नी में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी जो संतान है, बच्चे हैं, उन पे कितना प्रभाव पड़ता है। जी भाई महिला महिला की जगह चली जाती है, पुरुष पुरुष की जगह चला जाता है, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। वो अनाथ की तरह जीवित रहते हैं। जी तो इस तरह प्रभाव न पड़े, इसके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया है। और वहाँ पर जो महिलाएं आती, घरेलू हिंसा से पीड़ित आती है, तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। इंडिविजुअल पहले तो उस महिला की सुनी जाती है, उसके बाद में उससे संबंधित जो भी जिससे भी परेशानी है उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है। दोनों की बात लेकर के फिर उससे तथ्यात्मक किया जाता है कि वास्तव में क्या समस्या है। फिर उनको पास में बिठाया जाता है, दोनों को समझाया जाता है और समझा के फिर उनका राजीनामा कराया जाता है। तो ताकि ये होता है कि परिवार टूटने से बच जाए। ऐसे हमारे महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र हैं जो जिले में 4 है। एक महिला थाना डूंगरपुर में, जी एक आसपुर में, पुलिस थाना आसपुर, पुलिस थाना सागवाड़ा और पुलिस थाना तंबोला। जी ये तो चलते महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र कि महिलाएं कोई भी आए तो उसको काउंसलिंग की जाए, उसको समाधान करने का प्रयास किया जाए। और एक चलता है वन स्टॉप सेंटर। जो वन स्टॉप सेंटर है वो 181 हेल्पलाइन है, उससे भी जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन अगर कोई 181 पे कॉल करता है तो वो जयपुर से सीधे ही कंप्लेंट आ जाती है, उसकी डिटेल आ जाती है, हम उससे कांटेक्ट करते हैं और हमारी जो काउंसलर है उनकी काउंसलिंग की जाती है। इन तीनों ये चारों सेंटर है हमारे 4 एमएसएस के, महिला सुरक्षा से लगे एक वन स्टॉप। इनकी जो भी जानकारी है वो गोपनीय रहती है। जी हम किसी को भी उसको शेयर नहीं कर सकते। हमारे पास एक्ट है, रूल्स है कि उसको हम उस महिला के अलावा हम किसी को भी नहीं बताया जाता है, ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे। क्योंकि परिवार के ऐसे अंदरूनी मामले होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो वो पति और पत्नी को ही पता होती है, वो तीसरे को नहीं बताती। और बताती है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, उसको विश्वास है तो बताती। तो उसको विश्वास को बनाए रखने के लिए उसको जो भी जानकारी होती है गोपनीय रखी। अब यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उसका समाधान हो जाए, नहीं होता है तो हम ऐसा होता है कि क्रिमिनल ही बिल्कुल मामला है कि बहुत ज़्यादा ही उसके साथ बिहेवियर किया गया, उसके साथ झगड़े हुए या उसके साथ कुछ क्रिमिनल एक्ट हुआ है, तो हम उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, उसकी सहयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, उसको कहीं हक की बात आ रही है उसको, तो हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं। जिला विधिक सेवा, ये जो अपने हर जिले में होता है, जी जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन देने से उनको महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। अगर महिलाओं को कहीं स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, हमारे पास आ गई और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि उसको, तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अचानक महिला रात को, ऐसी आधी रात को उसको घर से निकाल दिया, अब वो कहाँ जाए। तो उसके लिए शेल्टर होम भी है हमारे, तो उसको अस्थायी रूप से मतलब 5 दिन तक के आश्रय की सुविधा हमारे वहाँ दी जाती है। उसके बाद हम उसको शक्ति सदन, अगर 5 दिन में उसका समाधान नहीं होता समस्या का, तो हम उसको शक्ति सदन पे भेजते हैं। तो ये हमारे बहुत अनुभव रहे मेरे पिछला 5 साल में। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी महिलाएं आई जिनको लाभ मिले। बहुत सौ के परिवार टूटने से बिखरे हैं, बहुत सौ को हमने सही राह दिखाई है। वो ऐसे काम होते हैं जिनको हम मीडिया में प्रचारित ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि अधिनियम है कि आप उसमें महिला का जो भी है उस मैटर को आप नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे बहुत सारे मैटर आते हैं, लेकिन हम वहीं तक कि महिला का हित अच्छा है, उसके हित में अगर काम हो गया तो हम वहीं उसको समाधान करके उसका कर देते हैं। उसकी रिपोर्टिंग जाती है कि इस महीने में कितने केस हुए, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, स्टेट से सेंटर तक जाते हैं कि इस कितनी काउंसलिंग हुई, कितने लोग आए, कितनी एफआईआर हुई, कितने जो है वो विधिक सहायता प्रदान की गई, कितने हॉस्पिटल ले जाए गए, कितने आश्रय में रहे। तो ये मंथली जाती है, लेकिन किसको क्या हुआ ये डिटेल हमारे पास गोपनीय रहती है। तो महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी परंपरा है, भांजगड़ा और एक और होता है वो जो क्या कहते हैं उसको, शादी जो है बाहरी वो निपटा लेते हैं उसको,
नाता प्रथा से। नाता प्रथा जी। हाँ नहीं, उसको कादिरा कहते हैं। कादिरा जो हाँ, मैंने यहाँ जी, देखा कि दो प्रथाएं यहाँ है। जी एक तो है वो जो बाहर है बाजगड़ा होता है, जी, और दूसरा है कादिरा। बांसगेड़िया। हाँ, बाजगड़िया, जो भी ऐसा, मुझे वर्ड थोड़ा वागड़ी आती इतनी है। जी तो वो दो परंपराएं हैं। जी तो हमने बहुत प्रयास किया जी कि उसमें एक तरफा ना हो जाए। जी ऐसे कई बार डिसीजन होते थे कि जो पुरुष है जी वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं या सामाजिक रूप से सक्षम है, तो वो अपने फेवर में डिसीजन करवा देते थे। जी तो ऐसी महिलाएं उनके विरोध में भी कई बार आई जी कि ऐसा ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया। फिर हमने उसको उसके अधिकारों के अकॉर्डिंग उसको अधिकार दिलाया कि उसको कानूनी अधिकार है ये, जी और उस जो भी समाज विशेष ने अगर कोई डिसीजन लिया था जी और उसके खिलाफ है और वो सही नहीं है, जी तो फिर उसको बिल्कुल हमने विधिक सहायता प्रदान करवाई गई, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई, उसको पुलिस सहायता प्रदान करवाई गई। जी। ये जो अंतिम प्रश्न मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, अभी हमारे जो रेडियो ग्रुप है FM रेडियो का, जो भी पूरा राजस्थान में हम लोगों ने शुरुआत की है, उसमें महिला का भूमि अधिकार को लेकर, उसमें शायद 3 वर्ग होते हैं कि जितना पिताजी का हो वो लड़के को मिलता है, बेटे को इतना बेटी को भी मिलता है। हमारे यहाँ की जो जनजाति है उनका कुछ अलग है, शादी के बाद वो शायद उससे वंचित रहती, इस तरीके कुछ है, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। लेकिन आप चूँकि महिला अधिकारिता में हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि शायद 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये महिला बड़ा टफ सब्जेक्ट है ये, क्योंकि कोई नहीं छोड़ना चाहता है, मतलब एक बार विदा कर दी बेटी को, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो ये जो महिलाओं को लेकर भूमि अधिकार है, उसके बारे में आपके क्या विचार है, एज ए अधिकारी भी और एक नागरिक के हिसाब से भी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अधिकार देखिए, संतान है तो जो हमारे हिंदू अधिनियम है जी या मामडन अधिनियम है, उनके दोनों ही अलग अलग दे रखा है। जी। जब हम लॉ में पढ़ते जी। हैं तो हिंदू एक्ट है और मामडन एक्ट जी। है। बाकी जो एक्ट है वो सारे इनके अंदर आते हैं, या CRPC से जी। या CPC से होते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं कि अधिकारों के लिए होना चाहिए। हमारे जो अधिनियम बने थे उसमें 2005 में जो संपत्ति का अधिकार जो जी, दिया संपत्ति गया, का जी तो उसमें ये संपत्ति भी है, अचल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति आती। अचल में तो भूमि है ही है, जी जी तो उसमें ये कर दिया कि अब कानून ने ये अधिकार दे दिया कि अगर कोई संपत्ति बेच रहा है जी तो उस पिता की कितनी संतानें थी उन सब के साइन होने चाहिए। जी। साइन होने अनिवार्य है, इसका मतलब ये है कि उसका अधिकार है उसमें, जी। उसके साइन नहीं होंगे तो वो नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। तो ये सशक्तिकरण का ही एक बहुत बड़ा पहलू था जी। कि समानता का अधिकार मिले महिलाओं को, बालिकाओं को, कि वो बाद में भी उसको परिवार, ऐसे तो कई बार ऐसी होती थी कि वो शादी कर ली, उसके बाद उसको ये मान लिया जाता था कि वो एक दूसरी जगह चला गया, दूसरा घर हो गया, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन अब जो है अधिनियम आ गया तो कोई भी उसका भाई है या पिता है, उसकी अनुमति के बिना उसको नहीं बेच सकता। जी। तो यही एक सशक्त हो गया कि अनुमति, इसका मतलब उसका है अधिकार, और अधिकार है तो उसको मिलना चाहिए। तो अधिकार उसको है, इसका हर भूमि में, हर जो भी उसकी पिता की या उसकी जो पेरेंटल जो भी वसीयत है या जो भी उसकी पैतृक संपदा है, जी उसके पिता की हो या उसके दादा की या परदादा की रही जी। और उसने उस परिवार में जन्म लिया है, जी। तो उसका वो जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है कि उसमें उसका भाग रहेगा। जो भी उसका परसेंटेज है, अगर 5 भाई है और एक माँ है तो उसका परसेंटेज डिवाइड हो जाता है। जी। उसी तरह जो लॉ में लिखा हुआ है कि इतना इतना परसेंट होना चाहिए, तो वो अधिकार सशक्त है और बिल्कुल ही उसको दे है। जी। तो आधिकारिक रूप से तो दे गया। लोग अब समाज में हम देखते प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करने देते। जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी की बात आती है जी। तो जो बेटी है या बुआ है, जी। जो भी उससे सीनियर हैं, तो उसको बुलाते हैं और उनको बुला के साइन करवा सरेंडर करवा देते हैं। कई बार तो मैंने अखबार में ऐसा भी पढ़ा था, न्यूज़ में, कि एक परिवार से उसके भाई ने उसको विदा करने से पहले, शादी के समय ही उसमें फेरों से पहले ही लिखवा के ले लिया एफिडेविट पे कि मेरे सारे अधिकार मैं उसको समर्पित करती हूँ। तो ये बहुत गलत परंपरा है। अगर परिवार में है तो अधिकार तो सब जगह होने चाहिए। जब है, उसकी हक है तो हक मिलना चाहिए। अब ये बड़े क्षेत्रों में तो आ गया, जैसे आप देखते हैं कहीं बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वहाँ पे, हाँ, वही चीजें चल रही है, वहाँ भी अभी ये हक की बात आती है तो सब क्या होता है, समझदारी यही है कि जिसका हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े बड़े घराने, बिल्कुल आप रोज मीडिया में देखते हैं, जी जी, सब जगह है ये इशू। तो ये हक की बात सबको मिलनी चाहिए। मैं यही मानता हूँ कि ये हक है और हक मिलेगा तभी वो सशक्त हो पाएगी। बिना अधिकारों के कोई भी सशक्त नहीं संभव है। तो अधिकार है और उसको फुलफिल होना चाहिए, उसको सशक्त करने के लिए उसको वह अधिकार है, भूमि का भी मिलना चाहिए, और वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।
सरकार के क्या प्रयास चल रहे हैं? आपके डिपार्टमेंट का कुछ है इसमें अभी इन्वॉल्वमेंट या ना हम या डायरेक्टली कुछ केसेज आ रहे हैं वहाँ पे आपके वहाँ पे? नहीं, ऐसे संपत्ति वाले अच्छा, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। मोस्टली आते नहीं है। जी, जी। लेकिन कई बार विवाद जो होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। जी, जी, जी। जब एक पिता है, उसके 2 ही बेटियां या एक बेटी है जी, और वो ससुराल चली गई, पिता की सेवा उसने जीवन भर की, जी, जी। वो ससुराल या तो ले गई या खुद ससुराल में से आके वहां पर उसकी सेवा शुश्रूषा की माता पिता की, और लास्ट में जब माता पिता ये चाहते हैं कि मैं जब जा ही रहा हूँ, जी, मेरी सेवा भी इन्होंने की है तो उनको दे के जाऊँ, जी। लेकिन परिवार के सदस्य देखते हैं कि नहीं, उसको नहीं मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं जी। और वो आरोपों से पीड़ित होकर के फिर हमारे पास आती है। जी, तो फिर हम उसको कानूनन अधिकार दिलाने के लिए हम प्रयास करते हैं। अगर वो सक्षम है तो सीधे ही हम कोर्ट में इस्तेगासा दायर करवाते हैं उससे कि नहीं, ये हक है, उसकी जो अधिकार है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर उसका हक दिलाया जाता है, उस पर उसका कब्जा दिलाया जाता है। तो ये प्रयास हम करते हैं। ऐसे सही कई समस्याएं आई है जी, जो सीधे तौर पे नहीं होती है, वो घूम फिर के आती वहीं है। जी, जी, तो ऐसे अधिकार कहीं भी होते हैं कि अपने पिता और माता की सेवा उस बेटी ने की है जी, और फिर भी उसको हक नहीं दिया जाता है। जी, या कई बार ऐसे होता है कि भी कहीं उसको हक है और उसको वंचित करने के लिए कहीं दूसरे प्रयास किए जाते हैं, तब हम उसको जरूर जागरूक करते हैं कि भी नहीं, ये तुम्हारा हक है और कानूनन हक है, जी, तो आपको मिलेगा ये जरूर। जी, तो उसके लिए हम प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं और ऐसे कई समाधान भी किए हमने प्रयास करके जी, कि उनको हक दिलाने के लिए कोर्ट तक का हमने। जी, साथ दिए। जी सर, अंत में जाते जाते महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं महिलाओं बालिकाओं के लिए यही है कि शिक्षित, एक सबसे पहला अधिकार उसका शिक्षा का है। जी, शिक्षा अगर वो पूर्ण प्राप्त करेगी तो स्वतः ही उसके अंदर वो सारे उसके अंदर जो टैलेंट है वह उसको बता पाएगी, जी। वह उसको फुलफिल कर पाएगी, उसके जो भी सपने हैं, जी, जो भी उसकी सपने हैं, उसको उड़ान से वो प्राप्त कर पाएगी। तो पहला अधिकार उसको स्वास्थ्य और शिक्षा का है। जी, उसके बाद में जैसे शिक्षित होगी तो उसको अधिकार स्वतः ही उसको पता चल जाएगा और वो खुद सक्षम होगी तो वो लड़ेगी और अपने अधिकारों को प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर। ओके। कोई ऐसा हो जी, तो आप थोड़ा देख लेना। जी, नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ, कुछ होगा तो एडिट कर दूंगा मैं। हाँ, हटा देना उसमें। कोई पॉलिटिकल ना हो। ना तो कुछ जैसे बात तो हुई थी हाँ। सर का फोटो ले